Good morning to all. Myself Aman Kumar. I am here in the channel of Team IS. I will be taking the economics paper here and hope you are having a good preparation of your 70th BPSC. उम्मीद करते हैं कि आप सभी का BPSC का 70वीं BPSC का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और मैं आज आपके सामने कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस जो है जो बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सबको डिस्कस करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड किसे कहा जाता है? द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। इसका आंसर WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है दोस्तों, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी ग्लोबल लेवल पे जितने भी ट्रेड हो रहे हैं ना, उन सबका ये गार्ड होता है और इसी के अंतर्गत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और आपको पता होगा कि संस्था का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1995 में हुआ है। 1994 में बात चल रहा था, लेकिन 1994 में मतलब अच्छे रूप से इसको एस्टैब्लिश किया गया। दूसरा जो हमारा संस्था है IMF और वर्ल्ड बैंक, आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों संस्थाओं का भी जो हुआ है एस्टैब्लिशमेंट वो 1945 में हुआ है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है which of the following is not responsible for poverty? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन गरीबी के लिए जिम्मेवार नहीं है या जिम्मेदार नहीं है? अपर्याप्त विकास दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी या निवेश की बढ़ती दर। मतलब ये आपको सिंपल सा ये पूछ रहा है ना कि जो गरीबी होता है या जो पॉवर्टी है, कौन से कारक हैं जो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, इसमें आप अगर देखें तो इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो ये तो पक्का, ये तो होगा ही होगा। दूसरा क्या है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कंट्री में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा हो जाती है तो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन एडुकेट मैनर। अगर 100 आम 100 लोगों में बांटा जाए तब सबको एक एक मिलेगा, लेकिन अगर वही 100 आम अगर 200 लोगों में बांटा जाए तो होगा क्या कि सबको आधा आधा आम मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, देयर विल बी अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दैट्स व्हाई दिस will also be the reason for not having the poverty in a country. उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता होना चाहिए कि बेरोजगारी जो है वो भी किसी ना किसी तरह से जो पॉवर्टी होती है या गरीबी होती है उसके लिए उत्तरदायी है, तो ये भी होगा। इनमें से कौन सा नहीं पूछा है? तो नहीं आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा समझने का जरूरत है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। सपोज कीजिए कि अगर किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में अगर निवेश होता है किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा या किसी भी मतलब सेक्टर में अगर निवेश होता है, तो निवेश होने के बाद क्या होता है ना, उस संस्था के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ जाती है और रिसोर्सेज होने की वजह से वो क्या करती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार में रखेंगी, है ना। रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जाहिर सा बात है कि पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ेगा, है ना। इनकम लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो पॉवर्टी इसके वजह से तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का हिंदी में भी पढ़ देते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए निम्न में से कौन से विधि उपयुक्त है? आप जरा सा अच्छे से समझिए। है क्या कि अगर गरीबी को आपको हटाना है, सपोज कीजिए भारत से ही अगर गरीबी हटाना है तो आपके पास क्या क्या प्रावधान होगा, क्या क्या चीजों में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। तो पहला क्या है? मोर इन्वेस्टमेंट।
है आपका पहला, मोर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उत्पादक गतिविधियों में अधिक निवेश। अगर आप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा अधिक निवेश करते हैं तो जाहिर सा बात है इससे क्या होगा, पॉवर्टी को आप क्या कर सकते हैं, उसको का उन्मूलन कर सकते हैं। बचत में वृद्धि, ये भी सही है कि अगर आप बहुत ज्यादा बचत करते हैं, सेविंग्स अगर आप करते हैं तो वो भी उसके हिसाब से भी दोनों ऑप्शन आपका उपयुक्त सही हो गया। जनसंख्या का नियंत्रण भी अगर आप करते हैं, इफ यू आर जस्ट कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, वही आम वाला बात हो गया कि अगर आप किसी भी तरीके से जनसंख्या पे नियंत्रण पा जाते हैं तो आपके पास एक सैचुरेटेड पॉपुलेशन रहेगा। और सैचुरेटेड पॉपुलेशन का मतलब है कि आपके पास आम कितने लोगों में व्यक्त करना है, उसको डिवाइड करना है, आपके पास ये आइडिया रहेगा, ठीक है ना। उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी तो सबको इक्वल शेयर मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका चारों ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा एंड द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम लोगों को गरीबी का उन्मूलन करना है, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, देन वी हैव टू फॉलो ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना। मतलब हम लोग को इन्वेस्टमेंट भी उसमें चाहिए, हम लोगों को सेविंग्स भी करना होगा और हम लोगों को जनसंख्या में भी नियंत्रण करना होगा। ये तीनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे। तो इसके लिए इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था महबूब उल हक, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इनके साथ और सहयोगी अमृत सेन जो भारतीय मूल के यूएसए में रहने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, भारतीय मूल के हैं, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के रिसर्च वर्क के हिसाब से एक इंडेक्स है जिसका नाम मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इनके इसमें 3 पैरामीटर्स के ऊपर बात किया गया है। 3 इसमें था, जैसे पहला आपका है कौन सा, पर कैपिटा इनकम, मतलब जो आपका है प्रति व्यक्ति आय, सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा प्रति व्यक्ति आय। अगर जिस इंसान का प्रति व्यक्ति आय या जिस भी फैमिली का प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा होगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, एजुकेशन में, इन सब में खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक आता है जीवन प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं हम लोग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी देश में अगर आप जन्म आपका हुआ है तो आप एक्सपेक्टेड कितना साल तक यहाँ पे अच्छे से जी सकते हैं, मतलब आपको नेचुरली कितना आपका जीवन प्रत्याशा, मतलब जीने की प्रत्याशा आपके यहाँ पे कितनी होती है, इससे हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा लगभग 90+ के आसपास है जापान का। जापान में इतना अच्छा कंडीशन है, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन, पर कैपिटा इनकम सब कुछ अच्छा है, तो वहां पे जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा है। भारत में अगर आप बात करें तो 70-60 से 70-75 के आसपास से 72 साल, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिपोर्ट हम लोग को मिलता है, लेकिन आप 72 मान के चले कि 72 के आसपास भारत में है और इसी के आधार पर इन सबका रैंकिंग किया जाता है। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लास्ट है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट या सकल नामांकन दर, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए कौन सा पूछ रहा है, विच ऑफ द नॉट, है ना। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो हमारा है ये उसमें कहीं पे भी डायरेक्ट वे में इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस। मतलब आपको ये इसमें जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में जितना भी स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे आपको पता होगा बॉम्बे एक्सचेंज, है ना, आप उसके बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे, बहुत सारा आइडिया होगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये संस्था ऑपरेशनल कब से हुई, 1992 में, तो ये आपको पता होना चाहिए 1992 में ये संस्था बनाई गई और इसका आंसर होगा सेबी। यही जितने भी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो भी होते हैं, जो भी आपका मतलब स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सिडबी क्या है? सिडबी और सेल आपको पता है, सेल एक आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सिडबी भी जो आपका है ये बेसिकली आपके बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कि इंडस्ट्री वगैरह को मतलब हम लोग कुछ लोन वगैरह देते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत में मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले आप समझिए कि मुद्रास्फीति होती क्या है। मुद्रास्फीति का सिंपल सा तात्पर्य है इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई का दर। मान लीजिए आज से पहले अगर हम बात करें, चावल 10 रुपया केजी हुआ करता था आज से 20 साल पहले। आज के डेट में चावल का डिमांड कितना है और चावल का प्राइस कितना है? मान के चलिए 50 रुपया केजी। तो ये 10 रुपया से 50 रुपया किलो तक आने में जो उसका मूल्यांकन हुआ है ना, जैसे पैसा आपको क्वांटिटी तो एक ही केजी मिल रहा है, लेकिन उसमें पैसा आपको ज्यादा मतलब देना पड़ रहा है। इसका मतलब मनी का वैल्यू जो है वो घट गया है, और मनी का वैल्यू जो है वो हर साल कुछ ना कुछ स्थिति में घटता बढ़ता रहता है। तो इसी को मतलब सामान्य भाषा में हम लोग इन्फ्लेशन बोल देते हैं, है ना। तो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का दर है, और इन्फ्लेशन कब होगा? ठीक है ना। इन्फ्लेशन जो है आपका वो होगा कब? जब डिमांड ज्यादा होगा, है ना, और सप्लाई कम होगा। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम जब भी होगा तो ऐसे स्थिति में चीजों का रेट जो होगा, चीजों का डिमांड के वजह से उनका जो मूल्य है उनमें वृद्धि होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ऑप्शन देखते हैं क्या है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना केवल भारत सरकार की जिम्मेवारी है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। मुद्रा परिसंचरण में कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। मुद्रा परिसंचरण में वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि जब भी ऐसा एक्सट्रीम वाला कोई भी आंसर आएगा तो आप इसको सबसे पहले काट देंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी सिर्फ उसकी नहीं है, ये तो अलग अलग लेवल पे है और सबका अलग अलग लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से होता है। स्टेट लेवल का अलग है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्व बैंक का अलग है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, क्या क्या पॉलिसी है। रिजर्व बैंक भी इसमें बहुत सारा रोल प्ले करेगी, रेपो रेट को कम करेगी बढ़ाएगी, है ना, बैंक रेट बढ़ाएगी घटाएगी, बहुत तरह का इसमें है। तो सिर्फ ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये भी सरासर गलत है। मैंने आपको क्या बताया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी होता है, और रिजर्व बैंक जो मॉनेटरी जो अपना टूल्स लाती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह लाती है, वो बेसिकली इन्फ्लेशन को कम करने बढ़ाने इन सब के लिए ही वो बहुत सारा ऑपरेशन करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट इन्फ्लेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। ये भी गलत हो गया। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। देखिए, जब भी चीजों का डिमांड ज्यादा है और पैसे बहुत ज्यादा मार्केट में है, डिमांड ज्यादा है और पैसे की सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो चीजों का जो वैल्यूएशन होगा ना वो कम हो जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए 10 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, पूरे पूरे अगर इंडिया में हम बोल रहे हैं 10 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुई है और 100 लोग ऐसे हैं, 100 पीपल जिसको मोबाइल चाहिए, इस मोबाइल का प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम देखें तो 10,000 रुपए एक मूल्यांकन ले लेते हैं इसका, 10,000 के आसपास इसका मूल्य है, और 100 लोग के पास 1-1 लाख से ज्यादा पैसा है, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो अब मोबाइल सबको चाहिए। तो ये मोबाइल का जो दाम होगा ना, क्योंकि डिमांड इसका 100 लोगों के पास और है 10 रुपीस, तो ये क्या होगा, इसका डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो जब भी कभी इन्फ्लेशन अगर होगा तो मनी सर्कुलेशन को, इन्फ्लेशन को हम लोग को टारगेट करना है, या इन्फ्लेशन को अगर हम लोग चेक करना है या उसको कम करना है, तो हम लोग को मनी सर्कुलेशन को क्या करना पड़ेगा, मार्केट से निकालना पड़ेगा। और मनी सर्कुलेशन मार्केट से निकालने का काम करेगी कौन? आरबीआई करेगी, है ना। आरबीआई क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देगी डिपोजिशन वगैरह में, है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा दे देगी, तो आप क्या करेंगे, सारे पैसे को डिपॉजिट करेंगे, तो पैसा आरबीआई के पास चला गया बैंकिंग के थ्रू, है ना। या आरबीआई क्या करेगी, लोन रेट्स वगैरह को क्या कर देगी, वो थोड़ा सा हाई कर देगी, लोन रेट्स को हाई कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा लोन महंगा हो जाएगा और मार्केट में वो लोन के थ्रू जो पैसे आने वाले रहेंगे वो आ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। आप मुद्रास्फीति के समय मार्केट से जितना पैसा बाहर निकालेंगे, मुद्रास्फीति को उतना कंट्रोल उसको किया जा सकता है।
ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में सबसे अधिक विकास दर देखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Which 5-year plan, which of the following 5-year plans witnessed the highest growth rate? ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से टोटल 12 5-year प्लान अभी तक बनाए गए हैं, ठीक है ना। 12 5-year प्लानों में से या 12 5 वर्षीय योजनाओं में से सर्वाधिक ग्रोथ है ना, सर्वाधिक जो है विकास दर या ग्रोथ रेट किस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला है? तो आपको ये पता होना चाहिए 11th 5-year प्लान, जिसमें कि लगभग हमारा जो है ना 8% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट रहा था। और तो एक चीज बता दें, हमारा टारगेट जो था इसमें अचीव करने का वो लगभग 9% था। हम लोगों ने टारगेट करा था कि 9% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट होगा, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट रहा कितना? 8%। और ये 8% ग्रोथ रेट अभी तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, जो 5वीं 5th 6th और 7th ये जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में भी हम लोगों ने टारगेट से ज्यादा हम लोगों ने अचीव किया है। हम लोगों ने टारगेट जैसे मान लीजिए 1% रखा तो 1% से ज्यादा हुआ हमारा, ठीक है ना। ये इसमें मतलब ये तीनों में भी ग्रोथ रेट हम लोग को पॉजिटिव में दिखा है ना, और बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ पॉजिटिव में ही ग्रोथ रेट था। और 5 6 7 ये जो है इसको भी आप याद रखेंगे। ये 12 5-year प्लान में क्या हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं में 5वीं 6ठी और 7वीं में हुआ क्या है, हम लोगों को ग्रोथ रेट पॉजिटिव मिला है। जितना हम लोगों ने टारगेट करा था उससे ज्यादा हम लोगों को इसमें ग्रोथ रेट मिला है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न को जरा सा देखिए, नियोजन पर विचार किया गया पूर्वापेक्षा नंबर 1 संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, नंबर 2 विकास के लाभों को समान रूप से विस्तारित करने के लिए, नंबर 3 क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, चौथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए। इसको जरा सा इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा क्लियर ज्यादा हो जाएगा। प्लानिंग वाज कंसीडर्ड प्रीरिक्विजिट, ठीक है ना, मतलब प्लानिंग को हम लोग अगर कर रहे हैं तो इसमें जरूरत क्या है, तो जरा सा पहले देखिए। फॉर बैलेंस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही है बिल्कुल। प्लानिंग हम लोग को करने का जरूरत क्यों पड़ता है? व्हाई वी आर जस्ट सपोजिंग टू हैव प्लानिंग, व्हाई वी आर प्लानिंग, व्हाई द गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग द 5-year प्लान which has just changed into the नीति आयोग। गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या क्या मतलब काम था जिसकी वजह से इसको पंचवर्षीय योजना मतलब करना पड़ा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहली बार पंचवर्षीय योजना जो हमारा आया था 1951 में आया था, और 1951 में हम लोगों ने इसको लिया कहां से था, तो यूएसएसआर में, जो यूएसएसआर उस समय था ना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हम लोगों ने उनसे ये लिया था, है ना। तो 1951 में हम लोगों ने देखा कि हमारे रिसोर्स में जो हमारा रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रमबद्ध तरीके से रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या करा, एक पॉजिटिव अप्रोच बनाया, और उसी पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना का प्लान किया। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा संगठित ग्रोथ हमारा होता है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना, और एक अच्छे तरीके से हमारा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी होता है। तो ये हो जाएगा फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एंड इवन मैनर, बिल्कुल सही है। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो एक अच्छे मैनर में, एक पॉजिटिव मैनर में हम लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि क्षेत्रीय असमानताओं को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आप प्लानिंग करते हैं तो होता क्या है कि कोई एक रीजन जहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, जैसे आज अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, और वहां पे बहुत तरह का मतलब जो बोल सकते हैं आप नेचुरल डिजास्टर वगैरह वाला प्रोन एरिया है। उस एरिया में आज के डेट में क्या रिसोर्स नहीं होने की वजह से क्या हम लोग प्लानिंग करके उसका डेवलपमेंट कर पाई, आज के डेट में तो कर ही रहे हैं, रेलवे वहां तक पहुंच ही गया है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाँ हालांकि प्लेन एरिया आज से कम है, लेकिन आज तो मेन स्ट्रीम में हम लोग उन सबको ले ही आए। बिहार, यूपी, इन सबको भी, इसमें भी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। आज भी हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सिर्फ प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन सारे एरियाज का एक इक्विटेबल हम लोगों ने क्या किया है, डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है।
तो इसके साथ ये भी आपका पॉइंट सही हो गया, है ना। फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। प्लानिंग करके होगा क्या ना, जैसे एक चीज समझिए आप, प्लानिंग होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का चीज है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास महीने के 10,000 रुपए हैं, तो उसको आप एक एप्रोप्रिएट तरीके से कहां पे यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके घर से 10,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, तो जिसमें कि 4,000 आपका जो है, हम सपोज करते हैं कि 4,000 आपका रेंट में जाता होगा, 3,000 आपका मेस में जाता होगा, 4 और 3 7, 3,000 आपके पास बचता होगा जो आपके एसेसरीज वगैरह में खर्च होता होगा, है ना, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ एडिशनल जो आपका खर्च उसमें होता होगा। तो ये आपको 10,000 का जो खर्च आपका है, ये आपको हर महीने आ रहा है। तो आपने प्लान करके उसको रखा है कि हमको कहां कहां खर्च करना है। अगर किसी भी तरीके से कुछ अनइवन कंडीशन की वजह से अगर कभी हो सकता है कि पैसे कहीं कुछ खर्च हो गए ज्यादा, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज या कुछ भी इस तरीके का आपको जरूरत पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका उस महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। और उस बजट के गड़बड़ाने की वजह से एक पैटर्न बना हुआ था ना, इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो ये भी एक तरह का चीज है कि आप प्लान करके किसी चीज को खर्च करते हैं ना, तो आप एक सहजता से उसको खर्च करते हैं, और आपको नेसेसिटी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसको खर्च करने का जरूरत पड़ता है, जिससे आपका ओवरऑल कभी आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने से आप बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये चारों इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चारों इसमें होगा। ठीक है ना, प्लान। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत में आयकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द इनकम टैक्स, है ना। आपको इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनकम टैक्स किसी भी आदमी के इनकम या आय के ऊपर लगती है, और आदमी को डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। पहली चीज, अगर डायरेक्ट टैक्स हुआ तो ऐसा करके इसमें कोई ऑप्शन, हाँ एक ऑप्शन तो है, या एक प्रत्यक्ष कर है। तो देखते हैं कहां कहां टू है। तो टू हम लोगों को दिख रहा है, बस इसमें नहीं है, टू सही है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट आपका हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव तो है। क्यों? क्योंकि आपका जितना इनकम है, इनकम का कैप आपका जितना ज्यादा है, टैक्सेशन आपको उतना ही ज्यादा देना पड़ रहा है ना। जिसका कम इनकम है उसको डिवाइड किया गया है टैक्सेशन से, जिसका इनकम ज्यादा है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, और ये उसके प्रोग्रेसिव इनकम के हिसाब से है, टैक्स भी प्रोग्रेसिव है। तो इसके हिसाब से आपका ये भी सही जाएगा। तो अब ऐसे उत्तर को चूज कीजिए जहां पे 1 और 2 दोनों आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन बी, है ना। तीसरा बिल्कुल गलत है जो बोला जा रहा है। आंसर तो आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 भी सही है, 2 भी सही है। राज्यों के द्वारा नहीं लिया जाता, ये केंद्र, ये सेंट्रल टैक्स है। इनकम टैक्स इज द सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया था, ये भी है। और उसके बाद ये प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है, ये कोई अनुपातिक ऐसा है नहीं। ठीक है ना, ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और इनकम के हिसाब से लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द फिजिकल या फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ। देखिए, एक चीज होता है रेवेन्यू, एक चीज होता है एक्सपेंडिचर। मतलब अगर सिंपल बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें, ये हमारा है आय, मतलब हम कितना कमा रहे हैं, और ये हमारा होता है व्यय, हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको पैसा गवर्नमेंट को जहां कहीं से भी आ रहा है, उसको अगर ध्यान में रखें, मान लीजिए 100 रुपये गवर्नमेंट के पास आ रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, 100 रुपया, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च जो है, व्यय है, वो है 110 रुपया। ठीक है ना, मतलब 100 रुपये हमारे पास इनकम है और हमारा खर्च है 2, मतलब 110 रुपया। तो इसमें जो 10 रुपया जो है ना, वो एक्स्ट्रा है। यही जो 10 रुपया जो है ना, ये 10 रुपया ये आपका हो गया राजकोषीय घाटा, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। नेट इंक्रीज इन द यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ है नहीं कि डेफिसिट को हम लोग रिजर्व बैंक के इंडिया से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेकर उसको खत्म कर सकते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार की उधारी में शुद्ध वृद्धि, ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे मतलब लेकर अपना वो चलाते हैं।
चालू व्यय और चालू राजस्व के बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, ये इसको रखते हैं, थोड़ा सा ये हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही है। चालू वाले से कोई लेना देना हम लोग को नहीं है, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हम लोग को लग रहा है। ये कुल राजस्व का बात कर रहा है, ठीक है ना, कुल राजस्व कुल व्यय, तो हमारे पास कितना पैसा है, कितना और कितना हमारे पास खर्च हो रहा है, ठीक है ना, हम खर्च कितना करते हैं और हमारे पास इनकम कितना है, इसके अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ मोनेटाइज डेफिसिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल, मतलब दिस इज बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट eliminate फ्रॉम ऑप्शन। जैसे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, सही है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट तो होता है, सेकंड ऑप्शन सही, थर्ड है। फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, नहीं, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये प्राथमिक क्षेत्र का वानिकी और मत्स्य पालन जो है वानिकी में आ जाएगा, इसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा है फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, तो ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए परेशान ना हो, 1 and 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है 1 and 2, मतलब आप अगर वानिकी वाले को इलिमिनेट भी कर दें, तीन को इलिमिनेट कर दीजिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, उसके बाद बचा क्या, व्यापार, आपको पता है 1 होना ही है, तो 1 होगा, 2 भी होना है, तो आपको पता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है। In the index of 8 core industries, which one of the following is given the highest weightage? आपको देखिए चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडेक्स ये जो निकाला जाता है ना, हमारा जो 8 प्राथमिक जो है ना, हमारा ये जो है आपका कोर इंडस्ट्री, ये हमारे लगभग पूरे प्रोडक्शन का लगभग 40% इन्हीं के आसपास होता है। तब यही 8 इंडस्ट्री जो है आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 40% या मोर देन 40%, ये अकेला 8 इंडस्ट्री है, 8 सेक्टर कोर सेक्टर हैं जो 40% के लिए उत्तरदायी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं, सबसे पहला आपका होगा रिफाइनरी सेक्टर, रिफाइनरी के बाद होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नंबर थर्ड में होगा आपका कोल, कोल सेक्टर, एक सेकंड, फिर से देखिए, नंबर 1 में रिफाइनरी, नंबर 2 में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नंबर थर्ड में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद स्टील, नंबर फोर्थ में आ जाएगा आपका कोल, नंबर फिफ्थ में आ जाएगा आपका सीमेंट, ठीक है ना, उसके बाद फर्टिलाइजर, और ऐसे करते करते टोटल आपके 8 सेक्टर हैं, जिसमें कि आपको पहला 3 याद रखना है या पहला 4 आप याद रख सकते हैं, उसके हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि सबसे ज्यादा कौन है, तो आपको दिखना है यहाँ पे रिफाइनरी, यहाँ पे कहीं ऑप्शन में रिफाइनरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या बिजली उत्पादन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपको ये बस याद रखना है इसका क्रोनोलॉजी, और एक चीज आपको ये चीज पता होना चाहिए इसमें, इसका बेस ईयर जो हम लोग लेते हैं प्रोडक्शन का, वो हम लोग लेते हैं 11 से 12 बार, 11-12 को हम लोग इसका बेस ईयर लेते हैं और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन को मतलब मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सीमांत भूमि जोत आकार क्या है ना, या मतलब द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया। आपको ये चीज पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर का जो सर्वे होता है उसके अनुसार 5 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक है आपका 1 हेक्टेयर से कम, दूसरा है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक, तीसरा है आपका 2 से 4, चौथा है 4 से 10,
और उसके बाद 10 से अधिक। ये 5 कैटेगरी है। इसको आप अगर ढंग से देखिए, 5 कैटेगरी में लैंड हमारा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग डिवाइड करते हैं। सीमांत भूमि जो होता है हमारा, जोत वाला भूमि, एग्रीकल्चर भूमि, उसको हम लोग इसमें 5 में डिवाइड करते हैं। ये आपका आ जाता है 1 हेक्टेयर से अगर कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है, जिसको सीमांत भूमि बोल सकते हैं, मार्जिनल। सेकेंड वाला आ जाएगा स्मॉल, स्मॉल साइज, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा होता है ये होता है सेमी मीडियम। ये जो फोर्थ है आपका 4 से 10, इसको बोलते हैं मीडियम। और सबसे अंतिम वाला जो हमारा है उसको बोलते हैं लार्ज फार्म साइज। तो अकॉर्डिंग टू हमारा क्या एग्रीकल्चरल एरिया और एग्रीकल्चर का जो हमारा होता है ना लैंड होल्डिंग, इसके हिसाब से हम लोगों ने 5 इसका कैटेगरी बनाया है। और 5 कैटेगरी में सबसे कम वाले को बोलते हैं मार्जिनल, जिसका 1 हेक्टेयर से कम रहता है लैंड होल्डिंग, है ना। तो ये बेसिकली पूछ रहा है भारत में अगर आप इंटायर एग्रीकल्चर एरिया को इंटायर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे भारत में लगभग 1 हेक्टेयर से कम आएगा, ठीक है ना। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है ना। उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछा गया है क्वेश्चन, 1-2 साल पहले ही पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बीपीएससी में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड होल्डिंग भारत में क्या है, या बिहार में 1 हेक्टेयर से कम है, हम लोग मार्जिनल में आते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion reasoning, assertion reasoning का क्वेश्चन है, तो assertion पहले पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसका अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें, ध्यान में फ्यूचर जनरेशन को रखते हुए, है ना। मतलब ये बेसिकली जो है पहला स्टेटमेंट जो हमारा एजर्शन तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर टू मीट देयर ऑन नीड्स। ये भी सही है। आपको जैसा मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आप खुद के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करें, लेकिन इतना अंधाधुंध तरीके से ना करें कि जो आपके फ्यूचर जनरेशन जो आने वाले हैं उनको अपने रिसोर्सेज के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े, है ना। आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है जो एक दिन खत्म हो जाना, अगर इसका बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट अमाउंट से अगर मतलब अंधाधुंध तरीके से अगर इसका यूटिलाइजेशन करें तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कभी भी इन रिसोर्सेज के बारे में पता भी ना चल पाए, उनको मतलब उनका यूटिलाइजेशन के हिसाब से बचे ही ना, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग, और एनवायरनमेंट को भी इतना ज्यादा खराब नहीं करना है, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो, आने वाले जनरेशन को फिर प्रॉब्लम हो। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। और आर जो है ना वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज के लिए। उसके बाद हम लोग फिर अगले दिन आएंगे नए क्वेश्चंस के लिए, करंट का टॉपिक भी कुछ लेकर आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सो मेरे कीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? वो एक क्या है? कंस्ट्रक्टिव चेंज है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पूछ रहा है, ये डेवलपमेंट पूछ रहा है। डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो बेसिकली है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आपका है एनवायरनमेंट से। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये आपका किसके साथ है? हेल्थ के साथ। तो ए का है 4, तो ए का 4 इसमें है, इसमें भी है। चलिए बी का है 1, बी का 1, तो 4 1, और सी का है 2 सही है, और डी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, आर्थिक विकास इससे सम्मिलित है रचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ रेट। उसके बाद क्या है? सतत विकास से क्या आपको है? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण के सुरक्षा से है। जीवन गुणवत्ता मतलब आपके लाइफ का जो मतलब ये है ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी किस पे डिपेंड करेगा? आपके स्वास्थ्य के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसका आंसर लिखा। इसके साथ अंतिम प्रश्न का उत्तर हमारा वो हो गया, ठीक है।
चलिए आज के लिए हमारा ये जो सेशन होता है यहीं पे समाप्त होता है, और अगले दिन हो सकता है कि कुछ करंट डेटा के साथ हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ मिले। और बीपीएससी का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो कृपया टीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आने वाले हैं, और क्वेश्चन का मतलब एक कलेक्शन भी लेकर आने वाले हैं, और इसको देखना ना भूलें यूट्यूब चैनल पर रोजाना। ठीक है, धन्यवाद।